जैन साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है मानव शुक्राणु यानी कि ह्यूमन स्पर्म। आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताने वाला हूं और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मानव शुक्राणु क्या होता है। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो, इस तरह का मज़ेदार वीडियो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्राणु से 10th और 12th में की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और स्ट्रक्चर लगभग सचित्र वर्णन करने के लिए ही आता है। ठीक है ना। मतलब कि नोमेनक्लेचर सहित जो है शुक्राणु का स्ट्रक्चर प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज बहुत सारे हम डाउट क्लियर करने वाले हैं शुक्राणु से कि मानव शुक्राणु क्या होता है। बाबू देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि मानव शुक्राणु किसे कहते हैं या क्या होता है। एक आसान भाषा में समझ लीजिए कि मानव शुक्राणु जो है मानव का युग्मक होता है। ठीक है ना, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में यानी कि निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है और नए संतति का उत्पत्ति कराने में सहायता करता है। ठीक है ना, तो यह एक नर युग्मक है। ठीक है, अब इसका नाम होता है शुक्राणु। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। लेकिन अगर हम बात करें कि स्पर्म की उत्पत्ति कैसे हुई तो एक ग्रीक भाषा से हुई। मतलब यह एक ग्रीक भाषा के शब्दों से बना हुआ है। शुक्राणु शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्दों से बना हुआ है। इसका ग्रीक वर्ड मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ स्पर्मा। क्या लिखा हूँ? स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब कि बीज। और बीज आपको पता है कि एक नए संतति का निर्माण कराता है। मतलब अगर बीज की बात करें तो बीज एक क्या है, नए संतति का एक प्रारंभिक अणु कहिए उसको। ठीक है ना, या सेल कह सकते हैं आप। ठीक है, अब चलिए इतना तो चर्चा हो गया। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर शुक्राणु को एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, ठीक है ना, मानव शुक्राणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें कुल 4 भाग दिखाई देते हैं। फर्स्ट में कितने भाग दिखाई देते हैं? 4 भाग दिखाई देते हैं। देखिए यहां पर दे दिया है 1, 2, 3 और 4। बढ़िया से समझेंगे, एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। पहला है कि शीर्ष भाग। ठीक है ना, शीर्ष का मतलब ऊपर वाला सिर। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहां से लेकर के और यहां तक का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। फिर कह रहा है कि ये सिर जो है 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। बढ़िया से समझ लीजिए। पहला है आपका अग्रपिंडक, ठीक है ना, एक्रोसोम, और दूसरा है केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ यानी कि न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल। ये दूसरा भाग है। ठीक है ना, यानी कि शीर्ष को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला बांट दिया गया अग्रपिंडक और दूसरा बांट दिया गया केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। अब देखिए अग्रपिंडक क्या होता है। अग्रपिंडक का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। कोशिका में पाया जाने वाला एक गोल्जी काय ऑर्गेन्स होता है, उसी से अग्रपिंडक का निर्माण होता है। ठीक है ना। और शीर्ष चारों तरफ से मतलब अग्रपिंडक जीवद्रव्य कला द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अग्रपिंडक का कार्य क्या है। ठीक है ना, तो अग्रपिंडक में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि शुक्राणु में एंजाइम को क्या कहते हैं तो शुक्राणु में एंजाइम को कहते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। अगर मानव के शुक्राणु में या किसी भी जंतु के शुक्राणु में किसी प्रकार का एंजाइम अगर पाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बाबू? देखिए यहां पर लिख दिया हूं मैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम, यानी कि लाइसिन एंजाइम के नाम से इसको जाना जाता है। और मानव शुक्राणु में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? देखिए यहां पर दे दिया आपको, हाइलुरोनिडेज, प्रोएक्रोसिन और कोरोना पेनेट्रेटिंग। ठीक है ना, ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं कि शुक्राणु जब अंदर की तरफ बढ़ता है, मादा शरीर के अंदर की तरफ जब बढ़ता है, ठीक है ना, मतलब फालोपियन नलिका की तरफ जब बढ़ता है अंडाणु से मिलने के लिए, ठीक है ना, तो अंडाणु के पास जैसे जाता है
तो अंडाणु के अंदर जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करने में सहायता कौन प्रदान करता है? यही प्रदान करता है, यानी कि अंडाणु के चारों तरफ जो कवर होते हैं उसको तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है बाबू? तोड़ने का कार्य करता है, और इस एंजाइम के द्वारा वो कवर चारों तरफ से जो अंडाणु के ऊपर लगे होते हैं वो टूट जाते हैं और शुक्राणु अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश जैसे ही करता है उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर निषेचन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए आपको बता देता हूं इसका अच्छी तरह से विशेषताएं कुछ बता देता हूं। हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि अंडाणु के सबसे बाहरी कवर्ड, यानी कि उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो है एक प्रकार की कोशिका से बनी होती है और उस कोशिका का नाम होता है पुटिका कोशिका। क्या नाम होता है? पुटिका कोशिका। और उस कोशिका के अंदर जो है एक प्रकार का विशेष एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइलुरोनिक अम्ल। ठीक है ना, सॉरी, एंजाइम नहीं होता है, अम्ल होता है। क्या होता है बाबू? हाइलुरोनिक अम्ल होता है। और इस हाइलुरोनिक अम्ल को विघटित करने के लिए, ठीक है ना, कौन कार्य करता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम जो क्या करता है? इसको विघटित कर देता है, जिससे कोशिका क्या होती है? क्षति हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। ठीक है ना, और जैसे ही टूटती है, ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा को पार कर जाता है। इतना इसका कार्य है। दूसरा देखिए एंजाइम उसमें क्या है? प्रोएक्रोसिन है। प्रोएक्रोसिन का कार्य होता है कि जो कोरोना रेडिएटा के बाद की जो लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा के बाद की जो लेयर होती है, ठीक है ना, उसको क्या करता है? जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, इसको तोड़ती है। ये जो है एंजाइम प्रोएक्रोसिन जो एंजाइम है वो जोना पेलुसिडा को तोड़ती है, यानी कि अंडाणु के जो दूसरे अंदर वाले जो दीवार होते हैं, वाल होते हैं, उसको तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा आ जाता है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग। ये भी जो है क्या करता है कि ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ने में सहायता करता है और आसानी से तोड़ करके शुक्राणु इसके अंदर क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना, अब चलिए हम आपको ले चलते हैं शीर्ष के दूसरे भाग में। ये होता है केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ में क्या होता है कि इसमें गुणसूत्र पाया जाता है, और आपको पता है कि गुणसूत्र एक जेनेटिक मटेरियल है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो केंद्रक है इसमें उपस्थित जो गुणसूत्र है, ठीक है ना, वो आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, यानी कि जो पुत्र होते हैं उनमें ये आनुवंशिक लक्षणों को पिता से पुत्र में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अब आपका आ जाता है दूसरा भाग। ठीक है ना, दूसरा भाग आ जाता है शुक्राणु का। इसको कहते हैं ग्रीवा या गर्दन, यानी कि मध्य भाग और शीर्ष के बीच वाले भाग को हम कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। इसका काफी ज्यादा कोई महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, ये गर्दन जो होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया। मतलब इस गर्दन में तारक काय पाया जाता है, और दो प्रकार के तारक काय पाए जाते हैं। पहला तारक काय बता रहा है इसमें, देखिए, एक होता है दूरस्थ तारक काय पहला, और दूसरा होता है समीपस्थ तारक काय। ठीक है ना, जो पहला दूरस्थ जो तारक काय होता है, ठीक है ना, वो युग्मनज में क्या करता है? विदलन कराने का कार्य करता है। जैसे निषेचन हो जाता है और निषेचन के बाद जैसे जाइगोट बनता है उसमें एक समसूत्री विभाजन होती है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। तो वहां पे जो समसूत्री विभाजन हो रहा है उसी को हम विदलन कहते हैं, और उस समय विदलन को प्रारंभ कराने के लिए, शुरू कराने के लिए, या तो कह लीजिए स्टार्ट कराने के लिए, ठीक है ना, यह दूरस्थ तारक काय सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद आइए यहां पर दूसरा है समीपस्थ तारक काय। समीपस्थ तारक काय क्या करता है कि ये जो है सीधा नीचे की तरफ जाता है और पुच्छ का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? पुच्छ का, यानी कि अक्ष तंतु का निर्माण करता है। ये मध्य भाग में अक्ष तंतु का निर्माण करता है और नीचे की तरफ पुच्छ में निर्माण कर देता है, पुच्छ का निर्माण कर देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब आपका आ जाता है तीसरा भाग। तीसरा भाग क्या है? मध्यखंड। मध्यखंड बहुत ही विशेष होता है। ठीक है ना, मध्यखंड में जो है बहुत सारे इस तरह की संरचनाएं लगी होती हैं। ठीक है ना, और ये जो संरचनाएं होती हैं ये सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि कोशिका को जिस कोशिका में पाया जाता है उस कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। किस लिए? गमन के लिए या फिर उसके मेटाबॉलिज्म की क्रिया के लिए। तो इसमें क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया कि शुक्राणु को चलने के लिए, ठीक है ना, गति करने के लिए, ठीक है ना, ये क्या करता है कि ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब आपका आ जाता है क्या? चौथा भाग। ठीक है ना,
चौथा भाग क्या है, पूछ है। तो आपको पता है कि पूछ का कार्य क्या होता है। पूछ एक लोकोमोशन टाइप का है, ठीक है ना, लोकोमोशन टाइप का है, ये फ्लैजेलेट होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि इसको चलने फिरने में सहायता कराता है। क्या कराता है, चलने फिरने में सहायता कराता है। तो आप अभी इसका जो है शुक्राणु का चारों भाग जाने, ठीक है, और इसमें आप बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए इसके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, ठीक है ना, या कह सकते हैं आप मनुष्य, या कह सकते हैं आप नर के अंडकोश में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। जहां पर इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, उसको अंडकोशिका कहते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर इसका निर्माण हो रहा है तो इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिए, केवल हमारे बातों को सुनते रहिए, ठीक है। अगर बात करें कि इसका आकार कैसा होता है, ठीक है ना, तो इसका आकार चम्मच के जैसा होता है। कैसा होता है, चम्मच के जैसा होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ क्या है, चौड़ा है, नीचे की तरफ डंठल लायक है, ठीक है ना, मतलब पतला है, तो ये चम्मच लायक होता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, मानव का ही शुक्राणु चम्मच लायक होता है, मतलब और भी जो जंतु के जो शुक्राणु होते हैं वो अलग अलग आकार के और अलग अलग आकृति के, अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर बता रहे हैं कि मानव शुक्राणु का साइज क्या है। तो मानव शुक्राणु का जो साइज होता है वो 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है, वह पतला होता है। 60 माइक्रोमीटर का मतलब कि बहुत ही छोटा होता है, यानी कि इसको हमको देखने के लिए क्या चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि एक बार महिला के शरीर के अंदर एक स्वस्थ शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहता है, यानी कि सीधी बात है कि शुक्राणु का जीवन काल क्या होता है। तो शुक्राणु का जीवन काल हम कह सकते हैं 2 से 5 दिन तक रहता है, यानी कि शुक्राणु तो हम ऐसे निकालेंगे नहीं, शुक्राणु कभी भी निकालते हैं कब, मादा शरीर के अंदर। तो मादा शरीर के अंदर कितने दिन तक शुक्राणु रहता है, तो आप देख सकते हैं 2 से 5 दिनों तक ही शुक्राणु जीवित रह सकता है, ये इसका जीवन काल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक बार में मनुष्य कितनी संख्या में शुक्राणु को उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बता दिया गया है कि 10 लाख संख्या, अगर 10 लाख की संख्या है एक बार में विसर्जित करता है, एक स्खलन में क्या करता है, कितनी की संख्या में, 10 लाख की संख्या में, ठीक है ना। और 10 लाख की संख्या के साथ साथ ये कितने ग्राम का होता है, 10 लाख की जो संख्या होगी वो कितने ग्राम की होगी, तो 15 ग्राम लगभग होता है, ठीक है ना। अब आइए यहां पर बता देते हैं आपको एक स्वस्थ व्यक्ति कितना शुक्राणु निर्माण करता है। तो कितना शुक्राणु का मतलब कि मैं यहां पर केवल आपको बता देता हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 1 सेकंड में 1500 शुक्राणु पैदा कर सकता है। अगर स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, ठीक ठाक है, तो कितना कर सकता है, 1500 शुक्राणु पैदा कर सकता है, ठीक है ना, मतलब 1 सेकंड में। अब आप जोड़ सकते हैं कि 60 मिनट में कितना होगा, फिर 2 घंटे में, फिर 4 घंटे में, जितना भी आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको सेकंड में बता दिया हूं, ठीक है। आइए अब देखिए यहां पर कह रहा है कि गर्भधारण के लिए, मतलब कि अगर एक नर मादा के साथ मैथुन क्रिया करता है, ठीक है ना, क्वार्टस की प्रक्रिया करता है या लैंगिक संसर्ग करता है, तो गर्भ ठहराने के लिए कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि गर्भधारण के लिए 20 लाख से अधिक होनी चाहिए, मतलब 20 लाख से अधिक शुक्राणु होगा तो गर्भ ठहरेगा। अगर कम होगा तो वो जो नपुंसकता की लक्षण हो जाएगी, ठीक है ना, उसमें बच्चा पैदा करने में थोड़ा सा आसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमको गर्भ ठहराने के लिए कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है, तो 20 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है कि अंडे तक पहुंचने का समय, अब जब शुक्राणु को जब छोड़ा जाता है अंदर की तरफ, तो वो अंडाणु के पास पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको, तो यहां पर दे दिया गया है कि 30 से 45 मिनट लगभग लग जाता है, ठीक है ना। आधे घंटे से मतलब पौने घंटे तक ये अपना समय ले लेता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से शुक्राणु की संरचना के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।